Hello friends, we were talking about cell cycle, and in that cell cycle we saw that two phases are there. This is your cell cycle, in which yesterday we saw that two phases are there, interphase and M phase. And M phase was divided into two. Number one was your karyokinesis. Another one was your cytokinesis. कोशिका चक्र में दो प्रवस्थाएं होती हैं, इंटरफेस और एम फेज। एम फेज में दो भाग होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपको केंद्र की विभाजन, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, जबकि साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब ये जो है, इसको हमने दो में बांटा। ये हमारा इंटरफेस था और ये हमारा एम फेस होता है, जिसको कि चार में बांटा जाता है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। अब आप इस चित्र को देखो, ये वाला भाग एम फेस का सबसे बड़ा है। हालांकि पूरे कोशिका चक्र में 90% टाइम जो होता है वो इंटरफेस ले लेता था, और इसी इंटरफेस को पहले ये लोग शांत प्रवस्था कहते थे, रेस्टिंग फेज कहते थे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये तो सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था है। मैक्सिमम मेटाबॉलिक चेंजेस अकर इनसाइड द सेल ड्यूरिंग द सेल साइकिल इज योर इंटरफेस। तो ये जो इंटरफेस है सबसे अधिक टाइम लेता है, जिसमें अत्यधिक उपापचय क्रियाएं होती हैं। इसलिए हम इसको एनर्जी फेज भी कहते हैं, ऊर्जा प्रवस्था भी कहते हैं। अब इंटरफेस में जो कोशिकीय अवयव होते हैं उनका अत्यधिक संश्लेषण होता है, यानी कि एक्सटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस इज देयर इन इंटरफेस। इंटरफेस को तीन में बांटा रखा है। एक कहलाता है G1 फेज, एक कहलाता है S फेज और एक कहलाता है G2 फेज। G1 फेज को हम लोग गैप फेज 1 भी कहते हैं या ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं, और S वाले को हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे इंटरफेस ही इंटरफेस में, तो जो G1 वाला होता है, ये G1 रहा, ये सबसे लंबा होता है, और S फेस वाला जो है छोटा होता है। यहां पर एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत अच्छा पॉइंट है। ये G1 में प्रारंभ हो जाता है, G1 के अंदर प्रारंभ हो जाता है, और कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन एस में होता है। ये पॉइंट आपको समझना है। देखो, ये तो क्वेश्चन पूछते आ ही रहे हैं कि कौन सी अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस में, लेकिन ये चालू कब हो जाता है? G1 के अंदर।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा। दूसरा, इसके अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। अब सेंट्रियोल कहां था हमारे पास में? ये सेल, ये न्यूक्लियस या सेंट्रोसोम होता है, जिसमें ये सेंट्रियोल दो होते हैं जो 90 डिग्री पर विन्यासित होते हैं। इनके चारों तरफ सेंट्रोस्फीयर होता है। सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रियोल टुगेदरली दे कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल्स के अंदर मिलता है। ओके, अब हम आए G2 फेज के ऊपर। G2 फेज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का व क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है। साथ में स्पिंडल फाइबर्स, तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। आ गया? और नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। ओके, अब ये स्टेप्स आपको याद करने चाहिए। जीवन एस G2M, ये करेक्ट सीक्वेंस है। जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो याद होना चाहिए, एस में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो याद होना चाहिए, और G2 के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं। मैंने फिर एक बात और बताई थी कि कभी कभी जीवन फेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, और संदमक यानी कि इनहिबिटर आ जाते हैं। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है यह बंद नहीं होता है, रुक जाता है, पॉज हो जाता है। और कोशिका जो होती है वह कौन सी अवस्था में चली जाती है? G0 अवस्था में चली जाती है। बात समझ आई? इसको शांत प्रवस्था कह रही है हमारी NCERT। और अगर अच्छी किताबें देखो तो उसी शांत प्रवस्था को ये लोग रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। मगर हमें NCERT देखनी है तो ये कौन सा बिंदु कहलाया? क्विसेंट फेस, यानी कि शांत प्रवस्था। ओके, अब क्या ये G0 में ही रहेगी जिंदगी भर? नहीं। अगर इसको U प्रोटीन मिल जाता है, U प्रोटीन, तो ये वापस जीवन फेज में आ जाएगा। U का मतलब यहां पर होता है यूबिक्विनॉन प्रोटीन, और यूबिक्विनॉन प्रोटीन के द्वारा वापस G0 से जीवन अवस्था में आ सकते हैं। अब एक और चीज, इस जगह पर काइनेज एंजाइम होता है। काइनेज एंजाइम, काइनेज का मतलब होता है कि तोड़ने वाला। वैसे तो हेक्साकाइनेज है, तोड़ता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। आ गया? और जहां जहां पर काइनेज लगता है वैसे तो वह ATP की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ATP का निर्माण भी होता है ताकि वह काम में आ सके। आपको याद होना चाहिए कि सबसे अधिक एनर्जी का उपयोग सेल डिवीजन के समय होता है, और उसके लिए हमको ATP चाहिए। इसीलिए हमने लिखा है कि यहाँ फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी होती है, स्टोन प्रोटीन वगैरह बनेंगे, क्योंकि अभी तो केंद्रक में ये क्रोमेटिन ही मिल रहे हैं, और ये क्रोमेटिन जब संघनित होंगे तो गुणसूत्रों का निर्माण होगा। आगे बात समझ में? अब बात चली हमारे पास में कि ये काइनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि G2 को
एम फेज में डाइवर्ट करता है। अगर काइनेज एंजाइम नहीं होगा तो G2 अवस्था एम फेज के अंदर नहीं जाएगी। ओके, तो ये तो रहा हमारे पास में इंटरफेस। अब अपन चलते हैं प्रोफेज की तरफ। प्रोफेज तो ये रहा हमारे पास में प्रोफेज। प्रोफेज एम फेज की पहली अवस्था होती है जिसमें जो सेल होती है उसके अंदर उपस्थित क्रोमेटिन के तंतु इंटैंगल्ड रहते हैं, यानी कि अंतर्ग्रथित रहते हैं इस समान। तो ये वाला जो कॉइलिंग होती है इसको हम लोग प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग कहते हैं। अब इसके अंदर संघनन होगा, यानी कि कंडेंसेशन होगा। तो ये गुणसूत्रों में बदल जाएंगे, ये गुणसूत्रों में बदल जाएंगे। केंद्रक के चारों ओर ये केंद्रक झिल्ली है। जो न्यूक्लियस होता है वह विलुप्त हो जाता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका जो होती है वह विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि तो इसका काम तो आरएनए बनाने का होता है, और आरएनए से फिर जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये काइनेज एंजाइम जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, केंद्रक झिल्ली को तोड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तोड़ने का कार्य करता है। ओके, अब आपके पास में प्रोफेज के अंदर पहली घटना क्या घटी कि क्रोमेटिन जो अंतर्ग्रथित थे प्लैक्टोनेमिक अवस्था में, उनका संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और वो गुणसूत्रों के अंदर बदल गए। साथ में न्यूक्लियस जो होता है वह विलुप्त हो जाता है, और ये विलुप्त न्यूक्लियस के बाद में केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू कर देती है काइनेज एंजाइम की सहायता से। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब विलुप्त होती है, व्हेन इट गेट डिसअपियर। तो इसका आंसर होता है एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। और इन अर्ली मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज के अंदर यह विलुप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोग जो है पूछते हैं। अब हमारे पास में आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ कि सारे गुणसूत्र जो थे वह इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, ये रे। और प्रत्येक गुणसूत्र में इस वक्त 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड होते हैं।
टोटल क्रोमोसोम, हमें मालूम है कि माइटोसिस जो होता है वह सब प्रकार की सेल्स के अंदर होता है। एक ही वर्ड याद कर लो, चाहे एन हो, 2n हो, 3n हो, हैप्लॉइड हो, गैमेटिक हो, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स माइटोसिस अकर। इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल माइटोसिस अकर, समसूत्री विभाजन होता है। अब हम मानते हैं कि ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी कोशिका को लेकर हम चल रहे हैं। हमारी कोशिका के अंदर एक माइटोसिस 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। सेल साइकिल रादर वी शुड से, यीस्ट के अंदर हमारी किताब बोलती है 90 मिनट्स के अंदर हो जाता है। तो जो सेल साइकिल होता है उसका टाइम पीरियड अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है। तो माइटोसिस जो है सभी प्रकार की कोशिकाओं में हो रहा है। माना कि ये हमारी द्विगुणित कोशिका है जिसमें कि मेटाफेज अवस्था में सारे क्रोमोसोम जो है वो विषुवत रेखीय पट्टिका पर, यानी कि यहां पर आकर मिल जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, इन सेंट्रोमियर के कारण एक प्लेट सी बन जाती है और इस प्लेट को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। सो दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे हम विषुवत रेखीय पट्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय पट्टिका। क्वेश्चन किससे क्वेश्चन आता है ये वाला, ये है क्या, कोई पट्टी है क्या? नहीं। ये कैसे बनी? सेंट्रोमियर के जमा होने पर ये बनती है बाय सेंट्रोमियर। ओके, अब आप देखो कि ये क्रोमोसोम में इनकी भुजाएं पोल्स की तरफ हैं, ऐसे और ऐसे। ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं एम्फिटेलिक पोजीशन। एम्फिटेलिक पोजीशन बहुत अच्छा पॉइंट है। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल घटिया मैटर दे रखा है, लेकिन वो घटिया इसलिए नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि सर जब आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको आप डिटेल के अंदर समझाओ, बिकॉज द एनसीईआरटी बुक इज नॉट मीन फॉर द स्टूडेंट्स, मीन फॉर द टीचर्स। अब ये जो क्रोमोसोम है ये एम्फिटेलिक पोजीशन के अंदर मेटाफेज प्लेट के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस समय यानी कि कब? मेटाफेज में। दिस इज योर सेकेंड नंबर, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर वी कैन स्टडी द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम वेरी इजीली, यानी कि सकल आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। कब? मेटाफेज के अंदर। ओके, तो इन इट chromosome can be counted easily. In it, chromosome can be counted easily. क्योंकि काफी बड़े होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अब बात चलेगी कि एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में जो तर्कुतंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, वह ये आपका प्रोफेज हो गया,
और ये आपका मेटाफेज हो गया, जिसमें ये परिवर्तन होते हैं। अब हम आ रहे हैं एनाफेज पर। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वे जो विषुवतरेखीय पट्टिका पर होते हैं, उनका जो सेंट्रोमियर होता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके, जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। अब क्रोमोसोम का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो पहले ही हो चुका होता है, यानी कि वह हमको ऐसे नजर आते हैं। ये कौन है? ये सेंट्रोमियर। अभी भी क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो एक क्रोमेटिड तो ये रहा और एक क्रोमेटिड ये रहा। और ये काइनेटोकोर है, प्रोटीन की बनी हुई संरचना, काइनेटोकोर। तो जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर काइनेटोकोर है, और ये आपके कौन है? तर्कुतंतु, यानी कि स्पिंडल फाइबर होते हैं। अब ये हमारे पास में सेंट्रियोल था, जो उसका डुप्लीकेशन एस अवस्था में हो गया था, और तर्कुतंतु हमारे जो है G2 फेज के अंदर बनना शुरू हो गए थे। तो अब क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ये सेंट्रियोल है, और ये तर्कुतंतु, और यहां पर भी ये सेंट्रियोल, ये तर्कुतंतु हमको मिलते हैं। अब क्या होगा? हमारे पास में, यू मान लो, टोटल 46 क्रोमोसोम यहां पर आ चुके हैं। तर्कुतंतु की बात करते हैं हम स्पिंडल फाइबर की। तो इसके अंदर 3 to 5% आरएनए होता है और 95 to 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ओके, अब अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, तर्कुतंतु बना के दिखाऊंगा। ये सेल रही, ये क्रोमोसोम रहा, और क्रोमोसोम के अंदर ये 2 क्रोमेटिड रहे, यही वाली अवस्था बता रहा हूं। ये रहा, वे तर्कुतंतु जो क्रोमोसोम और सेंट्रियोल के बीच में उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्रोमोसोमल फाइबर्स यानी कि गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। और जो पोल से पोल की तरफ चलते हैं उनको पोलर बोलते हैं, ध्रुवीय तर्कुतंतु। और जो बीच बीच में पड़े रहते हैं, जैसे कि ये रहे, तो इसको हम लोग जो है इंटरमीडिएट तर्कुतंतु कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो बेसिकली देखा जाए तो स्पिंडल फाइबर 2 प्रकार के हो गए, पोलर जो ध्रुव से ध्रुव की तरफ चलेंगे, एंड नॉन पोलर जो 2 हो गए। एक हो गए क्रोमोसोमल और दूसरे हो गए तुम्हारे इंटरमीडिएट।
क्वेश्चन ये बनता है कि तर्कतंतु कितनी प्रकार के होते हैं, तो आंसर होता है पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये बात चलेगी ऐसे कि वास्तव में जो एनाफेज है उसमें होता क्या है, तो आंसर होता है कि गुणसूत्रों का, क्रोमोसोम का पोलर ध्रुवीय अभिगमन होता है। ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, लेकिन हमने माना कि ये एक क्रोमोसोम 46 के बराबर है। अब क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर होता है ये ऐसे बट जाएगा, तो हमारा क्रोमोसोम जो है वह ऐसा था एनाफेज अवस्था में, जिसके अंदर ये दो क्रोमेटिड हमको देखने को मिलते हैं। अब ये यहां से कटेगा बेटा, ये कट गया, तो अब एक टुकड़ा तो ये आ गया जिसके अंदर की एक क्रोमेटिड होता है, और ये तर्कतंतु जो होगा इसको खींचेगा, और खींचेगा तो ये फिर ऐसे बता रखे अपनी एनसीईआरटी में, तो एक ही क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम हमको मिलेगा। इसको भी खींचा, ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर, ये तर्कतंतु, और ये टुकड़ा भी एक क्रोमेटिड वाला इस तरफ ले लिया जाएगा। तो एनाफेज अवस्था में वास्तव में क्या हुआ, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट, एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर टूट गया दो में। तीसरा पॉइंट, एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होगा, ये एक एक क्रोमेटिड आ गया, और फिर ये ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। अब ये ध्रुवों की तरफ गए तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये किस कारण से गए, तो बात वैसी हो गई जैसे कि तर्कतंतु रस्सी हो गई, रस्सी से पकड़ के अपन ने किसी को खींचा, ये लोगों के दिमाग में था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एक माइक्रोनीडल ली, छोटी सी पतली सी सुई, और इसको काटा। काटने पर भी उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम पोल्स की तरफ चले गए। तो रिगार्डिंग द पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के ध्रुवीय अभिगमन के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें से एक सिद्धांत था इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, जो कि लिली ने 1905 में दिया, और दूसरी थ्योरी थी इलेक्ट्रो डायनामिक थ्योरी, जो बेजरनिक ने दी थी। तीसरा सिद्धांत टेक्टोइड थ्योरी दी गई, जो बेजरनिक, ऑस्ट्रोजन व श्रेडर ने दिया था। चौथी थ्योरी स्ट्रीमिंग थ्योरी है, और स्ट्रीमिंग थ्योरी को सबसे अधिक स्वीकार किया गया। इट वॉज बेस्ट एक्सेप्टेड। एक गति होती है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन गति। क्रोमोसोम भाई पहले तो ये मान रहे थे कि इनके अंदर से मटेरियल बाहर निकलता है तो ये छोटे होते हैं और क्रोमोसोम इधर और इधर चले जाते हैं, लेकिन निडल से काट के देखने के बाद में भी मालूम पड़ा कि चले गए।
तो फिर उन्होंने बोला भाई कोई विशेष प्रकार की गति होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दैट दे मूव टूवर्ड द पोल। अब क्वेश्चन आया कि हमारे पास में शरीर में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। ये दो प्रकार के क्रोमोसोम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो क्रोमोसोम जो दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, यानी कि कायिक गुणसूत्र, और दूसरे कहलाते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम, यानी कि युग्मकीय गुणसूत्र। जब ये क्रोमोसोम तो सारे मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट में थे, एनाफेज के अंदर पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इन दोनों गुणसूत्रों में से कौन पहले पहुंचेगा, ये एक बार क्वेश्चन आया था। तो ये पहले पहुंचेंगे, दे रीच फर्स्ट एट पोल्स, ये बाद में जाते हैं, यानी कि लेटर ऑन। अब मैंने पूछा भाई तुम पहले क्यों चले गए, तुम क्यों बाद में गए? तो उन्होंने बोला सर ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, गैमेटिक क्रोमोसोम है, इनमें जीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और ये हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, तो ये पहले पहुंचते हैं और ये बाद में पहुंचते हैं। और इन क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है, स्पीड ले लो कि ये 1 माइक्रोमीटर की पर मिनट की स्पीड से जाते हैं। तो ये रहा हमारे पास में पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जो एनाफेज के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। अब क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम थे, 46 के आधे आधे हो गए, तो 46 क्रोमोसोम तो आपके एक क्रोमोटिड वाले यहां आ जाएंगे और एक सेट क्रोमोसोम का 46 का यहां आ जाएगा। तो आपके पास में 46 दोनों तरफ हो गए, और आप लेकर कितने चले थे? 46 ही लेकर चले थे। तो एनाफेज में प्रत्येक ध्रुव के ऊपर आपको 46 क्रोमोसोम का एक सेट देखने को मिलेगा। इट मीन देयर इज नो रिडक्शन इन द क्रोमोसोम, इट इज योर इक्वेशनल डिवीजन। ये हमारा जो है समसूत्री विभाजन हुआ। अब हम बात करेंगे टीलोफेज की। टीलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज। टीलोफेज जो होता है वह प्रोफेज के विपरीत होता है। आया? अब क्या होगा, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रकट हो जाएगी। न्यूक्लियस भी गायब हो गया था, वापस आ जाएगा। दिस इज योर व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहां पर भी आ गई। एक क्रोमोटिड है दोनों के अंदर, बार बार बता रहा हूं, और न्यूक्लियस प्रकट हो गया। सो दिस इज योर न्यूक्लियोलस। सेंट्रियोल तो दो में डुप्लीकेट हो ही गया था। स्पिंडल फाइबर जो ये वाले थे वो विलुप्त हो जाएंगे, वहां प्रकट होना शुरू हुए थे। इस प्रकार से टीलोफेज अवस्था जो होती है वो प्रोफेज के बिल्कुल
विपरीत होती है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द टीलोफेज आर जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के बिल्कुल विपरीत होती है। नाउ इन वन सेल एट दिस मोमेंट यू आर हैविंग टू न्यूक्लियाई। इस समय एक कोशिका में दो केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। अब इसको बोलते हैं डुप्लेट अवस्था, द्विक अवस्था, द्विक अवस्था कहते हैं। और एक सेल के अंदर हमारे पास में इस वक्त दो न्यूक्लियस आ चुके हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस के गुणसूत्रों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह मात्र कोशिका के समान होती है, दैट इज इक्वल टू द पेरेंटल सेल। इस प्रकार से हमारे माइटोसिस का आपने देखा कि चारों फेज समाप्त हो गए। अब क्या आएगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस के बाद में कौन सा स्टेप आता है? तो आंसर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब आप देखो ये साइटोकाइनेसिस दोनों प्रकार की सेल में हो रही है, इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? सेल वॉल होगी, ये रही सेल वॉल। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई। तो सेल वॉल को अपन दबा नहीं सकते हैं। अभी हमने देखा था कि टीलोफेज में एक कोशिका के अंदर दो दो केंद्रक आ चुके थे। कैरियोकाइनेसिस उसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होगा कि जो प्लांट सेल होगी उसके अंदर एक सेल प्लेट बनेगी। तो ये सेल प्लेट बनी, ये सेल प्लेट बनी, और इस प्रकार से ये सेल प्लेट सेंट्रीपिटल फैशन के अंदर से बाहर की ओर बनती है। ये बनी ऐसे, और फिर ये पूरी हो जाती है, ये हो गई। अब क्या होगा? ये जो सेल प्लेट होगी इसका निर्माण कौन करता है? तो आंसर होता है फ्रैगमोप्लास्ट। और फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है उसका निर्माण कौन करता है? ER एंड GB करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी दोनों ने मिलकर क्या बनाया? फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट से क्या बनता है? सेल प्लेट। और यही सेल प्लेट प्लांट सेल के अंदर भविष्य में मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लैमेला का निर्माण करती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ये सेल प्लेट विपटित हो जाती है, अलग हो जाती है, और हमको अब दो सेल मिलते हैं, एक सेल येरी और एक सेल येरी। इस प्रकार से माइटोसिस के कारण एक पेरेंटल सेल से दो सेल हमको मिलती है, ओके, इन विच द क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू द पेरेंटल सेल। अगेन आई एम रिपीटिंग। मैंने एनिमल सेल से पूछा, मैंने कि आपके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होने जा रही है क्या वो भी सेल प्लेट से निर्माण से होती है? उन्होंने बोली नहीं सर, हमारे अंदर तो क्या होता है कि दो न्यूक्लियस आ चुके हैं आपके 46 क्रोमोसोम के, इनके अंदर ये ऐसे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे,
और फिर ये दब गया यूं, जैसे गुब्बारे को दबा देते हैं अपन, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, संकीर्णन के द्वारा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब आता है हमारे पास कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आया, क्या महत्व है? पहली बात, यह वृद्धि में सहायक होता है। दूसरी बात, रिपेयर के अंदर कोई भाग कट गया तो उसमें वापस नई सेल बनानी है, तो किससे बनेगी? वो माइटोसिस से बनेगी। और तीसरी बात यह है कि स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, शरीर की कोशिकाओं की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ओके, अब कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि n नंबर की सेल्स को प्राप्त करने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए? आप देखो, ये एक सेल है, इसमें विभाजन हुआ तो 2 मिले, तो 2 प्राप्त करने के लिए एक बार विभाजन हुआ, फिर इसके अंदर विभाजन हुए तो 2 ये मिल गए और 2 ये मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 4। 4 कोशिकाएं आपने प्राप्त करी, तो कितने विभाजन हुए? एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा। तो इसका फॉर्मूला है n-1। आ गया? अगर आपके पास में 100 कोशिकाएं मिली तो 1 माइनस कर दो तो 99 डिवीजन से आपको 100 कोशिकाएं मिलेंगी। अगर 8 कोशिकाएं मिली, चलो इसी को लेता हूं, ये 2 में बांटा, अभी 4 मिली थी, 4 से मैंने 8 कर दी, ये होगी बेटा, तो 4 तो ये हुए। ओके, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 डिवीजन हो गए कि नहीं हो गए? टोटल फॉर्मूला क्या हुआ अपना? n-1। ओके, अब जो माइटोसिस है उससे वृद्धि होती है। मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको हम लोग सरफेस वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस वॉल्यूम। सरफेस वॉल्यूम में कई बार एक बार क्वेश्चन बना था कि ये सरफेस वॉल्यूम बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सतही आयतन। छोटी सेल जो होती हैं, स्मॉल सेल्स हैव मोर वॉल्यूम देन बिगर सेल। यानी कि छोटी कोशिका का वॉल्यूम बड़ी कोशिका के वॉल्यूम से अधिक होता है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, अधिक होता है। वेरी गुड पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है, जब वृद्धि होती है, when the growth occurs, the number of cells increases। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। ओके, अभी दूसरी बात, केमिकल्स विच इफेक्ट माइटोसिस। वे रसायन जो माइटोसिस को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो साहब, एक केमिकल होता है कोल्चिसिन।
कोल्चिसिन को यदि आप डालोगे तो क्रोमोसोम की संख्या में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणन हो जाता है, n से 2n 3n 4n, तो इट इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी। ये जो है पॉलीप्लॉइडी को निरूपित करता है। ओके। दूसरा, कभी कभी किसी केमिकल के कारण माइटोसिस रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि ये माइटोसिस अब माइटोसिस सी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माइटोसिस सी कहलाएगी। तीसरा, साइनाइड और एजाइड के कारण माइटोसिस रुक जाती है। हो गया। दूसरी बात, एक होता है काइनेटिन 6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिक 6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन। I can say this is your cytokinin. Cytokinin ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस सेल डिवीजन। तो ये सारी कहानी आपकी मैंने माइटोसिस के अंदर बताई है। माइटोसिस यानी कि कोशिका विभाजन, समसूत्री जो होता है उसमें 1 से 2 कोशिकाएं मिलती हैं और प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। अब ये जो माइटोसिस है, यह हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं विच डू नॉट डिवाइड, जो विभाजन नहीं करती हैं। एक है हमारे पास में स्ट्रिएटेड मसल, रेखित पेशी कोशिका, और दूसरी है हमारे पास में न्यूरॉन, तीसरी है हमारे पास में हार्ट सेल, चौथी है हमारे पास में आरबीसी, और इसी के साथ ये हमारा माइटोसिस समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे और कौन कौन से प्रकार के माइटोसिस होते हैं। एक कहलाता है ए माइटोसिस, जिसे हम लोग असूत्री विभाजन भी कहते हैं। असूत्री मतलब अ माने नहीं, सूत्री माने स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि नो स्पिंडल फाइबर्स विल बी देयर, बट डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम will be produced। ए माइटोसिस के बारे में रॉबर्ट रीमेक ने बताया था। किसमें बताया था? इन चिकन्स, चूजों के अंदर। ए माइटोसिस कहां कहां पर होता है? तो आंसर हुआ प्रोटोजोआ में, जैसे अमीबा। बैक्टीरिया के अंदर भी ये माइटोसिस होता है। प्रोटोजोआ में होने वाले माइटोसिस को हम क्रिप्टोमाइटोसिस कहते हैं।
क्या कहते हैं? क्रिप्टोमाइटोसिस। बैक्टीरिया के अंदर हो ही गया। एम्ब्रियोनिक membrane of mammals and cartilage. चार नंबर, डिसीज्ड टिश्यू के अंदर होता है। रोगग्रस्त ऊतकों के अंदर एमाइटोसिस हमको देखने को मिलता है। अब एक और है जिसको हम लोग एंडोमाइटोसिस कहते हैं। एंडो माने अंतः सूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल नॉट डिसअपियर और मल्टीपल ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त नहीं होगी और गुणसूत्रों का गुणन जो होगा वह न्यूक्लियस के अंदर ही होता चलेगा, जिससे N, 2N, 3N, 4N नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणितता के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमें मालूम है कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं? कॉल्चिकम। कॉल्चिकम किससे? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो होता है वो कॉल्चिकम ऑटोमनेल से प्राप्त होता है और कॉल्चिकम ऑटोमनेल जो होता है वो लिलिएसी मेंबर का सदस्य होता है और इसी के साथ में हमारा माइटोसिस भी समाप्त होता है। परंतु एक पॉइंट और रहता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो माइटोसिस होती है उसको डायनोमाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, डायनोमाइटोसिस। इसके बाद में हम लोग चालू करेंगे मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ओके, चलिए।